नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कुछ नए कदम बढ़ाने का फैसला लिया है, कुछ नई नीति लाने का फैसला किया है, जिस पर अभी लगातार चर्चा हो रही है और चर्चाओं का वो दौर जारी है। वो ये है युक्ति युक्तकरण। कुल मिलाकर युक्ति युक्तकरण के जरिए सरकार शिक्षा की व्यवस्था को चाक चौबंद करने का दावा कर रही है और ये कहा जा रहा है कि यह नीति अगर लागू होती है, अगर इस नीति पर, इस युक्ति से हम आगे बढ़ते हैं, मतलब सरकार आगे बढ़ती है, तब आने वाले दिनों में शिक्षा की गुणवत्ता का विस्तार होगा और सुधार होगा। लेकिन इस युक्ति युक्तकरण की नीति से शिक्षक संघ सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि यह नीति पहले भी आई थी और वो कहा जा सकता है कि अप्रासंगिक सिद्ध हुई थी। कुल मिलाकर उसने अपनी कोई बड़ी छाप नहीं छोड़ी थी। शिक्षक संघ का ये कहना है कि 2008 में बनाई गई नीति ही बड़ी रही, उपयोगी रही और 19 में जो नीति बनी, कुल मिलाकर ये है कि इस नई व्यवस्था जिसकी धमक दिखाई दे रही है, जिसके पदचाप कहा जा सकता है कि सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इससे शिक्षक संघ, शिक्षक, गुरुजन सहमत नहीं हैं और वो कह रहे हैं ये व्यवस्था जो है वो शिक्षा को बड़ा डेंट करेगी और कुल मिलाकर शिक्षा की गुणवत्ता की जो बात की जा रही है उसे भी प्रभावित करेगी। तो ये विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पहले देख लीजिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शिक्षक संगठन युक्ति युक्तकरण के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 2008 के सेटअप के अनुसार शिक्षकों की संख्या को बिना किसी बदलाव के बनाए रखा जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी ना हो। उन्हें डर है कि शिक्षकों की संख्या में कटौती से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे का कहना है, युक्ति युक्तकरण के आड़ में सरकार की ओर से सेटअप बदलने की कोशिश की जा रही है। लगभग 4077 स्कूलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। वीरेंद्र दुबे ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि 2008 का सेटअप बहुत अच्छा सेटअप था और वह बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी शिक्षा देने के लिए अनुकूल था। इसलिए हम मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि इस पर फिर से विचार करें और हमारी मांग पूरी करें। हम सरकार से मांग करते हैं कि 2008 का जो सेटअप बना हुआ था वो बहुत ही अच्छा सेटअप था और वो शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए भी वो अनुकूल था। लेकिन वर्तमान में जो तैयारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हजारों शिक्षकों को का स्थानांतरण किया जा रहा है, उस पर शालेय शिक्षक संघ को आपत्ति है। शालेय शिक्षक संघ मांग करती है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और एक ऐसा अनुपात होना चाहिए शिक्षक और छात्रों का जिसमें किसी भी प्रकार का शिक्षकों को आपत्ति ना हो। भाजपा की सरकार स्कूलों का युक्तियुक्तकरण करने के नाम से प्रदेश के 4077 स्कूलों को बंद करने जा रही है और इन स्कूलों के लगभग 12000 शिक्षकों के पद को समाप्त कर रही है। स्कूल बंद होने से गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए दूर तक जाना पड़ेगा। स्कूल बंद होने से कई बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा विरोधी चरित्र है। ये सरकारी नौकरी से देने से बचने के लिए ये इस प्रकार से युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। युक्ति युक्तकरण कर्मचारियों से सलाह मशविरा के बाद होना ही चाहिए। यदि अतिशेष हैं तो पढ़ाने वाली जगह पर जाना ही चाहिए। जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उसको कर्मचारी संघ से चर्चा कर लें, लेकिन अतिशेष बिठा के तनख्वाह देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी तरह का सवाल ही पैदा नहीं होता। एआई का जहां तक सवाल है, एआई इस सदी का नया विषय है, समझ रहे हैं ना। कांग्रेस एआई से, इटली की एआई से चल रही है। युक्ति युक्तकरण एक शैक्षिक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें विश्वविद्यालयों के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव किया जाता है ताकि शैक्षिक प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया जा सके। इसके तहत विद्यालयों को आकार, संरचना और प्रबंधन में बदलाव किया जा सकता है, जैसे कि छोटे विद्यालयों को
बड़े विद्यालयों में मर्ज करना या विद्यालयों के बीच संसाधनों का समायोजन करना। यह प्रक्रिया अक्सर शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, संसाधनों का बेहतर उपयोग और शिक्षकों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित होती है। हालांकि युक्ति युक्तकरण के फैसले अक्सर विवादित होते हैं क्योंकि वे शिक्षकों की नौकरियों, विद्यार्थियों की पढ़ाई और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव डाल सकते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए युक्ति युक्तकरण का फैसला लिया है। जिन स्कूलों में कम बच्चे हैं, ऐसे स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। 16 सितंबर तक स्कूलों का युक्ति युक्तकरण किया जाना है। 16 सितंबर को इसका आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं 4 अक्टूबर को शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण का आदेश भी दे दिया जाएगा। इसके लिए काउंसलिंग के बाद ट्रांसफर किया जाना है। अब सरकार शिक्षकों की मांगों पर क्या फैसला लेती है, यह तो आने वाले दिनों में तय हो ही जाएगा। लेकिन फिलहाल शिक्षक संघ अपनी मांगों के समर्थन में एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो ठीक है, पहले ये तय हो जाए कि युक्ति युक्तकरण में किया क्या जाना है, किस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें शिक्षक किस तरीके से प्रभावित होंगे, विद्यालय किस तरीके से प्रभावित होंगे, शिक्षा व्यवस्था किस तरह प्रभावित होगी। कुल मिलाकर प्रभाव का मैं दोनों ही संदर्भों में बात कर रहा हूँ। प्रभाव का मतलब ये भी है कि सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव, मैं सिर्फ प्रभाव की बात कर रहा हूँ। होगा क्या, इस तरफ या उस तरफ, ये सारे विषय हैं जिन पर कि विशेषज्ञों को पहले बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक तरीके से मंथन कर लेना चाहिए और उस मंथन के बाद जो निकलता है फिर उसे लागू किया जाना चाहिए सबके समन्वय के साथ। एक विषय है जो कुल मिलाकर ये बातें हो रही हैं। और जैसा पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी भी कह रहे थे कि उनसे भी बात करनी चाहिए, तो ठीक है, एक विषय है, हम इस पर चर्चा करते हैं कि भाई ये क्या विषय है, क्यों शिक्षक संघ इसके पक्ष में नहीं है, या फिर सरकार क्या नया करने जा रही है, क्या अच्छा करने जा रही है। कांग्रेस तो हालांकि इसे जन विरोधी बता रही है, शिक्षा विरोधी बता रही है। ठीक है, इस चर्चा से क्या निकलता है हम बात करेंगे अपने विद्वान प्रवक्ताओं के साथ। पहले उनसे परिचय करवा दूं आपका। तौकीर रजा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तौकीर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। रुपेश दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रुपेश जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ कृष्णराज पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ शालेय संघ के। वो बताएंगे कि भाई बात क्या है और क्यों ये हंगामा हो रहा है, क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है। मैं आप प्रवक्ताओं के पास जाऊं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इनका पक्ष कि कृष्णराज जी किस बात से डरे हुए हैं, मतलब शिक्षक संघ किस बात से डरा हुआ है। क्या ये बातें ड्राफ्ट के रूप में या फिर किसी वैधानिक पत्र के रूप में आपके सामने है कि क्या होने जा रहा है, बात क्या है कुल मिलाकर। जी, अभी जी 8 अगस्त को एक आदेश आया है, अब मिला है हम लोगों को, युक्तिकरण होना है स्कूलों में शिक्षकों का। जिसमें क्या है, पहले की स्कूलों में पूर्व में 2008 के सेटअप के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में 1 हेडमास्टर और 2 शिक्षक रखे जाते थे। मिडिल स्कूल में इसी तरह 1 हेडमास्टर और 4 शिक्षक रखे जाते थे। लेकिन अभी जो युक्तिकरण का सेटअप आया है उसमें 1-1 पद को कम कर दिया गया है, दोनों मिडिल और प्राइमरी में। दूसरी चीज, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और मर्ज करने के नाम पे लगभग 4070 स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। हमारे छत्तीसगढ़ में प्राइमरी और मिडिल स्कूल को मिलाकर लगभग 20,000 स्कूल है, जिसमें 1-1 पद को अगर कम कर दे तो 20,000 पद ऐसे ही खत्म हो रहे हैं। और अगर 4,000 स्कूलों को बंद कर देंगे तो लगभग एक स्कूलों में अगर 3 पद माना जाए तो 12,000 पद, इस तरह से कुल मिला के 32,000 पदों को यहाँ पे समाप्त किया जा रहा है और 4,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। नहीं, तो 32,000 अगर पद समाप्त किए जाएंगे कृष्ण जी, तो ये क्या पद, मतलब क्या उनको हटा दिया जाएगा सेवा से? पद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेटअप से 1-1 पद खत्म हो रहे हैं। तो जो जिनकी नियुक्ति हुई है, जो कि अभी तो परमानेंट है शिक्षक, तो क्या उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा? नहीं, उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा। उनको बोला जा रहा है कि शहरों के पास और कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पे शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, जिनको किसी और स्कूल पे मर्ज किया जाएगा। उन शिक्षकों नहीं, तो को इसमें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें परेशानी क्या है। जहाँ शिक्षक नहीं है वहां पर अगर शिक्षक की व्यवस्था की जाती है, आप लोग ही कहते हैं शिक्षा की गुणवत्ता में विस्तार के लिए ये सब जरूरी है। परेशानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर इनको नियमों से किया जाए तो। जैसे आपने देखा होगा कि
पिछली सरकार में 2019 के बाद से लेकर 2023 तक में लगभग 14-15 हजार शिक्षकों की भर्ती हुई थी। उसके बाद अभी लगभग 14-15 हजार पदों में प्रमोशन भी हुआ है, जिसमें मिडिल एचएम, यूडीटी और प्राइमरी एचएम की पदोन्नति हुई। उस आदेश में साफ साफ लिखा गया था कि इनका जो पदस्थापना किया जाएगा वो एकल शिक्षकी स्कूलों में और शिक्षक विहीन स्कूलों में किया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि पिछली पदोन्नति और पिछले नियुक्तियों में क्या ऐसा गड़बड़ हुआ कि शहरों के स्कूलों में भेज दिया गया, जहां ऑलरेडी चार शिक्षक है वहां पे ऑलरेडी 4 शिक्षक और भेज दिया गया। इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई। अगर उनको एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन स्कूलों में भेजा जाता तो आज ये समस्या पैदा नहीं होती। ठीक है। तौकीर राजा जी, आप सुन रहे होंगे जो कह रहे हैं, मतलब ये जो बता रहे हैं कि इनको जिन बात का डर है, शिक्षक संघ को, शिक्षकों को जिस बात का भय है, वो ये इस बात की बात कर रहे हैं कि क्या इससे नुकसान हो सकता है, पढ़ाई का कितना नुकसान कर सकता है। दूसरी ओर चलिए, वो जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो तो आपका ही सेटअप है 2008 का, जब डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो आपका ही सेटअप है जिसकी ये प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं इसे रहने दीजिए और जो स्थिति बनती है उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर लीजिए। जहाँ पर पद नहीं है, जहाँ पर कि शिक्षकों को स्थानांतरित करने की बात की जा रही है, तो वहाँ पर पद बढ़ाइए। और दूसरी बात ये है, अगर आज के समय में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या घटाना अगर हमारा उद्देश्य है, हमारा टारगेट है, तब हम ऐसे स्कूलों में, विद्यालयों में जहाँ पर कि बच्चे कम हैं, छात्र कम हैं, उसे दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। मैंने ये भी सुना है। तो मैं ये दूसरी बात कर रहा हूँ कि मर्ज करने की बजाय कोशिश तो ये होनी चाहिए कि उन स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़े। आप संख्या कम है इसलिए उसे मर्ज कर दीजिए, उसकी जगह ये युक्ति ज़्यादा ठीक लगती है कि उन स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ा लीजिए। तौकीर जी, आपने मुझसे जी देखिए, सर्वप्रथम मैंने ये बता दूं कि अभी हमारे पांडे जी भी जो बात कर रहे थे, तो मैं इस बारे में पहले आप प्रकाश डालता चलूं। देखिए, आज की स्थिति में युक्ति उत्करण का मतलब ये होता है कि जो अनबैलेंस उसको बैलेंस किया जाए। टीचर तो है लेकिन स्कूलों में शिफ्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि 5000 से ज्यादा स्कूलों में टीचर नहीं है। लेकिन वहीं अगर उल्टा देखा जाए तो 13,000 टीचर्स जो हैं वो ज्यादा हैं उन स्कूलों में जहां पर उनकी संख्या ऑलरेडी है, लेकिन जबरदस्ती ऐसे ठूस दिए गए। ये सिर्फ 2019 के बाद से हुआ। क्यों हुआ? सिर्फ ट्रांसफर इंडस्ट्रीज चलने के कारण हुआ। मैं सीधा सीधा इल्जाम लगा रहा हूं कांग्रेस की सरकार को। युक्ति युक्तकरण के कारण आपने भर्ती तो ली, अगर आपने भर्ती ली, एक आपने टीचरों की भर्ती करी, बहुत अच्छी बात है। सुदूर बस्तरों में, सुदूर कलते आदिवासी क्षेत्रों में आपने लिया, लेकिन जब भर्ती हो गई उसके बाद ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री चलाकर उन स्कूलों से वो शहरों के पास आ गए, आसपास के कस्बों के पास आ गए, लेकिन बस्तियों में नहीं है, ब्लॉक स्तर में नहीं है। ये सबसे बड़ी खामी है। अगर आपने भर्ती की थी तो आपने उसको वहीं रखना था। आपने उसके स्तर पे आपने उसको ट्रांसफर भी कर दिया, पैसा भी खा गए और कमीशन खोरी करते रहे। दूसरी बात, अगर उसी की बात अगर देखें तो इसी कारण से यह स्थिति है कि कई स्कूलों में टीचरों का अनुपात जितना होना चाहिए, सिर्फ 13,000 शिक्षक ज्यादा है उन स्कूलों में। तो 5,000 अगर स्कूल को अगर दे दिया जाए, 2-2, 2.5 या 3-3 टीचर भी, अगर 2 या 3 टीचर एवरेज डाला जाए तो इन सारे 5,000 स्कूल भरे जा सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि युक्ति युक्तिकरण के तहत जहां स्कूलों में बच्चे कम है वहां पर ऐसा स्थिति क्यों है कि वहां पर उनको बढ़ाया मिलना चाहिए। देखिए, वहां पर कई प्राइवेट स्कूल भी खुल गए हैं, तो हर बच्चा हर जो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उनके बच्चे स्कूलों में, दूसरे स्कूलों में पढ़े। तो कई लोग ने डाला होगा तो उसके कारण से शायद उनका अनुपात कम है। तो यह जरूर आवश्यक है कि उसकी समीक्षा कर जो है उसको बाकायदा अपनी जो आसपास के जो स्कूल है, एक ही शहर में, एक ही कस्बे में अगर और भी स्कूल है उसमें मर्ज कर वहां पर अगर क्लास बढ़ा ली जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। बच्चा वहां पढ़ता है तो संख्या, उसका अनुपात भी बढ़ता है, बच्चों को भी उनको साथी मिल जाता है और वहां पर जो कमियां होती है वो सारी कमियां दूर हो जाती हैं। ये चीज करना चाहिए, ये करी जा रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के कारण आज इन्होंने क्या किया, ये स्थिति आपको दिखती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लोनीगुड़ा की अगर बात करूं, लोनीगुड़ा में एक स्कूल में जहां पर आपको जितने टीचर होने चाहिए उसके अनुपात में उससे दुगने टीचर वहां पर घुसे बैठे हैं। ऐसी स्थिति क्यों है? तो इसी की समीक्षा करी जा रही, क्योंकि ये हमारा जो रोड मैप नहीं था, हमारा प्लान नहीं था, हमारी सरकार का नहीं था, ये पिछली सरकार का बनाया हुआ था, जिसके कारण से ये सारी स्थिति आ गई।
इसको दुरुस्त करने का कार्य रुपेश किया जी, जा रहा तौकीर जी कह रहे हैं सर ये सब आपकी सरकार का किया धरा है, इसलिए सब सुधार करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये, अगर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं, जैसा तौकीर जी बता रहे हैं, विसंगतियां विद्यमान हैं, अगर उन्हें दूर करना हो तो कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। परेशानी क्या है सर? दूसरी बात, मैंने ये भी सुना कि भाई पद नहीं हटाए जाएंगे, मतलब बर्खास्त नहीं किया जाएगा कि भाई इतने पद कम हो गए, स्कूल कम तो बर्खास्त कर दिए, उनका समायोजन कहीं ना कहीं होगा। परेशानी कहाँ है सर? दुबे जी। संजय जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। छत्तीसगढ़ की 8 माह की सरकार जहां असफलता के कदम चूम रही है, वहीं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में इनकी अदूरदर्शिता और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा शिक्षा को ये प्रयोगशाला बना लिए हैं। देखिए संजय जी, सबसे पहली बात तो भाजपा की, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को नई शिक्षा नीति को समझनी पड़ेगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार में पढ़ने के साथ साथ सीखने की जो फोकस मामला है उसको भी उनको प्रकाश में किया जाता है। और नई शिक्षा का नीति का उद्देश्य वही है कि शिक्षा के सभी स्तरों के विद्यार्थियों को प्रेरित कर उनको पाठ्यक्रम के साथ साथ आगे गहन सोच विचार के लिए एक सुयोग्य बनाए। लेकिन ऐसी कमरों में बैठ करके बिना शिक्षाविदों से कोई चर्चा किए, जिस प्रकार से पांडे जी ने बताया कि 2008 के सेटअप को भी इनको अध्ययन करना पड़ेगा। 2008 का सेटअप 3 स्तर पर है, प्राथमिक स्तर, मिडिल स्तर और हाई स्तर पर। चूंकि पांडे जी ने बताया, उसमें मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, लेकिन देखिए जिस प्रकार से ये एक हेडमास्टर और 2 शिक्षकों के जो प्राइमरी स्तर पे होना है, प्राइमरी स्तर पर 4 विषय पढ़ाते हैं। उसी प्रकार से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर 6 अनिवार्य विषय, उसके साथ साथ विषय विशेषज्ञों की पढ़ाई होनी है। जिस प्रकार से लगातार गुणा भाग करके जो 20,000 पद को समाप्त करने के साथ साथ 4,077 स्कूल और उसमें जो 3-3 शिक्षकों की जो पद समाप्त होने की स्थिति निर्मित हुई है, उसे 32,000 पद। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ तौकीर जी थोड़ा स्पष्ट बताइएगा सर। बार बार ये कह रहे हैं, ये रुपेश जी भी कह रहे हैं कि 20,000 शिक्षकों के पद खत्म करने की तैयारी है। क्या ये इसमें सच्चाई है कि 20,000 ये पद खत्म कर दिए जाएंगे, या फिर उसमें 12,000 और कुछ बता रहे हैं, कुछ और तरीके से 32,000 पद खत्म किए जाएंगे क्या सर? ये तौकीर जी आपने मुझसे पूछा? जी हाँ, जी हाँ, जी मैं यही पूछ रहा हूं कि जैसा कह रहे हैं रुपेश जी कि 20,000 पद समाप्त करने की कोशिश है। देखिए, ये हमारे यहाँ सारी चीजें नहीं है, कोई पद किसी प्रकार का समाप्त नहीं किया जा रहा। अभी पांडे जी ने इस बात को आपने बाकायदा, इसके पहले आपने जब पांडे जी से पूछा था, ये बात को क्लियर किया है। हमारे किसी भी विभाग के किसी भी पद को खत्म नहीं किया जा रहा है। देखिए, मर्ज करके एक समीक्षा होना आवश्यक है। अगर आप 10 ब्रांच डाले हैं तो उस 10 ब्रांच में कौन सी ब्रांच कमजोर चल रही है तो उसकी समीक्षा कर उसको बढ़ाया जाता है, या फिर नहीं समझ में आता तो उसको बढ़ाकर, या एक ही शहर में 4 ब्रांच है तो उसको 1, 2 या 3 ब्रांच में मर्ज करके उसको मजबूत किया जाता है। तो वो मजबूत करने की स्थिति है। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा कि जो 5,000 स्कूल है वहां पर से टीचर का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आपको उदाहरण बता रहा हूं मैं। इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, 5,000 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि आपने उद्योग जो है, आप ट्रांसफर उद्योग जो बना के चल रहे थे, उसके कारण से ये 5,000 जो स्कूलों में सारे के सारे टीचर चले गए। कैसे चले गए? ऐसा तो होना ही नहीं चाहता। यह जुड़ा स्थिति आई कैसे? तीसरी बात, हम सबसे बड़ी बात गुणवत्ता की अगर बात करें, प्रयोगशाला की बात करे थे रुपेश भाई, प्रयोगशाला तो आपने बनाया ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बनाकर और अपने जिले भरते रहे। हम एसी के रूम में नहीं बैठते भाई साहब। हम जब काम करते हैं तो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं और राष्ट्र के लिए काम करते हैं। आप राष्ट्र के लिए काम नहीं करते भाई साहब। ये सब राष्ट्र जुड़ी में आता है जितना भ्रष्टाचार आता है। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप इसको जानते हैं। रही बात हमने अगर बात करें तो हमने पीएम श्री योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना आ रही है उसमें ही शिक्षा गुणवत्ता के तहत पीएम श्री जो स्कूल है वो खोलने की भी तैयारी है। तो उसकी भी गुणवत्ता के साथ साथ इसको बढ़ाया जाना जरूरी था। उसके लिए भी हमने ये सारी चीजें प्रयास किया है। रुपेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, कह लीजिए। आपको दिखेगा इसका गुणवत्ता क्या आती है और परसेंटेज क्या करता है। और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये जानकारी रख लीजिए। आपके जैसे कांग्रेसियों के जैसे भ्रष्टाचार करने का ये उद्योग नहीं चलाइए जो प्रकार से। सुन लेते हैं तौकीर जी, रुपेश जी भी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं तौकीर जी। 5,000 से स्कूलों से जो है टीचर की अनुपात की संख्या है ही नहीं। क्यों भाई तौकीर जी, वही जवाब मैं ले लेता हूं उनसे, रुपेश जी से जवाब ले लेता हूं कि आपने भाई साहब स्थिति ऐसी क्यों बना दी। तौकीर जी ये कह रहे हैं।
ये भाजपा के लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए, इनके घोषणा पत्र में था 57,000 नियुक्ति करने की बात कही थी इन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि शिक्षा नीति बना रहे हैं तो नई शिक्षा नीति के अनुसार में युक्तिकरण की नीति बना रहे हैं, तो आपने उस समिति में किस शिक्षाविद को रखा, ये मैंने सब प्रश्न कर दिया। और जिस प्रकार से देखिए, बार बार कर्मचारियों को आंदोलन का रुख भाजपा के राज में करना पड़ता है। इनके घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल जी ने चुनाव के दरमियान कहा था, जिस प्रकार केंद्रीय भत्ता, जब केंद्रीय भत्ता राज्य केंद्र के सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी केंद्रीय भत्ता मिलेगा। लेकिन आज भी केंद्रीय भत्ता जो है संचित निधि से छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को देने में पूरी तरह से देखिए नहीं, ये नीति चूंकि शिक्षा नीति है, कर्मचारियों के लिए बात है, शिक्षा वर्ग छत्तीसगढ़ के शिक्षा लोग, शिक्षा कर्मियों को जिस प्रकार से 15 साल भाजपा की सरकार ने प्रताड़ित किया, कांग्रेस सरकार आने के बाद उनको नियमित करने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने की थी। और आज यदि इनको युक्तिकरण की नीति बनानी थी तो किसी शिक्षा घोषणा डॉक्टर रमन सिंह ने की थी, सरगुजा से घोषणा की थी, मुझे याद है। जहां तक इसकी घोषणा डॉक्टर रमन सिंह ने की थी, सरगुजा के मंच से की थी घोषणा, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, मैं थोड़ा पांडे जी से पूछ लेता हूं, कृष्ण जी से पूछ लेता हूं मैं, कि जैसा ये देखिए बात जो हो रही है कि 5000 स्कूल, तौकीर जी बता रहे हैं कि ऐसे हैं जहां पर कि बिल्कुल शिक्षक ही नहीं है, एक भी शिक्षक नहीं है। दूसरी तरफ बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की भरमार है। तो क्या ये अगर कदम उठाए जा रहे हैं तो ठीक नहीं है? अगर ठीक नहीं है तो आप ये जो शिक्षक विहीन जो शालाएं हैं उनका प्रबंधन आप कैसे करना चाहते हैं? क्या सुझाव है आपके पास? क्या जहाँ पर शिक्षक भरे पड़े हैं, अतिशेष हैं, वहाँ उतने रहने दिए जाएं, नई नियुक्तियाँ उन स्कूलों में की जाए, या फिर उन्हीं शिक्षकों का समायोजन किया जाए? क्या नीति है आपकी, क्या समझते हैं आप? जी कृष्ण जी। जी, शिक्षकों के पदों को पदोन्नति के माध्यम से सर्वप्रथम भरा जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे पद यहाँ रिक्त भी हैं और पदोन्नति बहुत दिनों से शिक्षकों को हुई नहीं है। तो सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में जो हेडमास्टर के पद रिक्त हैं, मिडिल स्कूलों में यूडीटी और हेडमास्टर के पद रिक्त हैं, और हाई स्कूलों में व्याख्याता के पद रिक्त हैं। और यहाँ नहीं रिक्त तो हैं पांडे जी, मैं ये पूछ रहा हूँ जहाँ अतिशेष हैं उनकी व्यवस्था का क्या सुझाव है आपकी ओर से, आपके संघ की ओर से? अतिशेष देखिए, अतिशेष हुए क्यों है, सबसे पहले ये सोचने की आवश्यकता है अतिशेष हुए क्यों है। जब पिछले आदेशों में साफ साफ लिखा था कि एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन स्कूलों में ही इनकी पदस्थापना की जाए, तो उनको ऐसे स्कूलों में भेजा क्यों गया? इनके दोषी कौन है? और दोषी अगर कोई और है तो इनकी सजा शिक्षक क्यों भुगते? अब ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, ये बोलते हैं बीजेपी ने ऐसा किया। इन दोनों की राजनीतियों के बीच में तो हम शिक्षक पीस रहे हैं। हम शिक्षकों के भी घर हैं, परिवार हैं, हम सेट हो गए हैं। नियम भी ऐसे ऐसे बनाए गए हैं कि अभी नई नियुक्ति और पदोन्नति वाले शिक्षकों को भेजा गया है, तो सबसे पहले तो यह है कि नई नियुक्ति के शिक्षकों को भेजा गया और उनको बोल दिया गया कि ये परीक्षा में ही इनको परीक्षा अवधि समाप्त होते तक इनको नहीं हटाया जा सकता। अब जो वहां ऑलरेडी 15 साल से 20 सालों से वहां जो शिक्षक लगे हुए हैं, वहां अपने तन मन धन से उस गांव में सेवा कर रहे हैं, वहां अपने परिवार को सेट करके रख लिए हैं, उनको उनकी वजह से बाहर भेजा जा रहा है। तो ये बताइए क्या यह उचित है? ठीक है। तो चूंकि समय की बाध्यता है, लेकिन कुल मिलाकर यही कहना है सर, आप भी राजनीतिज्ञों से। जी आप कुछ, तौकीर जी बहुत संक्षेप में सर, समय की बात है, संक्षेप में तौकीर जी। जी देखिए, ऐसा है कि अगर ये जब शिक्षक जो है भर्ती होती है, इसमें नियम रहता है कि उसका कहीं भी ट्रांसफर कर जाता है। तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता पांडे जी का कि उनका, देखिए ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है, अगर वहां शिफ्ट भी हो गए तो उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट। नहीं पांडे जी जो सवाल उठा रहे हैं दूसरा है सर, किसी भी दल की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे स्कूल में नियुक्ति ही क्यों की जाती है? ऐसा तो नहीं है कि शिक्षा विभाग के पास उसका कोई ड्राफ्ट नहीं है, उसके पास जितने नियुक्त उस स्कूल में है सर, वेतन जाता है, सब कुछ है, सारा डिटेल होता है। मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा, कौन सी सरकार है, जो भी सरकार होती है, ऐसे स्कूल में नियुक्तियां क्यों होती हैं? बिल्कुल, देखिए वही तो मैं बताना चाह रहा हूं। उसके बाद नियुक्ति करने के कारण अभी आपने देखा कि मैंने 5000 का भी प्रश्न करा, 5000 स्कूल में टीचर गायब कैसे हुए? आप ये बताइए किसके, क्या हमारे कार्यकाल में हुआ? ये पिछली सरकार की कार्यकाल में हुआ। इन्होंने क्योंकि उद्योग चलाया था, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इन्होंने किया, साबित होता है इससे। लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ आप विरोध की राजनीति करने के चक्कर में आप इस प्रकार से इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके पास कोई प्लान नहीं है। अरे भाई साहब, शिक्षक के संघ के साथ हमारा जो है प्रशासन कल बैठा था,
और उसके बाद कोई फार्मूला निकालने की कोशिश हो रही है, इसलिए तो बैठा था। हो सकता है कोई और अच्छा नया फार्मूला निकल जाए, तो ये युक्तिकरण का मतलब होता है। तो सबको लेकर, सबके साथ बैठकर, सबकी साथ सुनकर एक प्लान बनाकर एक कोई नया फार्मूला अगर आ जाता है या कोई नया प्लान बनाया जाता है तो ये मिलना चाहिए। लेकिन यही चाहते भी हैं शिक्षक संघ के सदस्य, भी यही चाहते हैं, शिक्षक संघ भी यही चाहता है कि उनके साथ बैठकर एक ऐसी नीति बने जिस पर कि सबकी सहमति हो, और जिस प्रकार की जो भी विसंगतियां हैं, जो भी ऐसे व्यवधान दिख रहे हैं, वो सारी विसंगतियां, व्यवधान दूर हों और कुल मिलाकर इसका शिक्षा पर, शिक्षा की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। कुल मिला के यही कोशिश की जानी चाहिए। और मैं भी, जैसा कह रहे थे पांडे जी, आप दोनों दलों से, सारी पार्टियों से, नेताओं से, आप जैसे विद्वान नेताओं से भी मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि सर ये कह रहे हैं कि आप इन पर इल्ज़ाम, वो आप पर इल्ज़ाम, लेकिन ये जाए तो जाए कहाँ। तो सोचिए, थोड़ा सा संवेदना के साथ आप दोनों पक्ष विपक्ष में विचार कीजिए और कुछ ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए इन सभी के साथ बैठकर कि कुल मिलाकर अंततोगत्वा शिक्षा पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। क्योंकि आंदोलन होंगे, संघर्ष की स्थिति बनेगी, प्रदर्शन होंगे, तो कुल मिलाकर सर नुकसान किसका होगा आप भी जानते हैं। वही नुकसान होगा जो कि देश का भविष्य है, बच्चे, पढ़ाई। तो सभी से यही आग्रह है कि सभी इस दिशा में सकारात्मक पहल के लिए अपने अपने कदम बढ़ाएं। तो आप सभी चर्चा में शामिल हुए, तौकीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रुपेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ कृष्ण राज पांडे जी आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जो हम बातें कर रहे हैं, कुल मिलाकर बात का जो सार निकलता है वो यही निकलता है कि बैठकर एक कहा जा सकता है कि एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जाए, एक ऐसा पत्र तैयार किया जाए जिस पर कि सबकी सहमति हो। कुछ जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए कैसे कदम उठाए जा सकते हैं, ये एक विषय है। लेकिन उन कदमों से नए प्रकार की विसंगतियों का जन्म ना हो, यह दूसरा विषय है और इससे बड़ा विषय है। अंत में जैसा मैंने कहा कि इन सारे विषयों का शिक्षा की गुणवत्ता पर, शिक्षा के विस्तार पर कितना प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है, यह भी देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर आशा यही है कि इस दिशा में बैठकर बातें होंगी, कुछ समाधान निकलेगा। आंदोलन की राह इन्हें चूननी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आंदोलन होता है तो सभी जानते हैं कि नुकसान जो होता है वो बच्चों का होता है, वो शिक्षा का होता है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे आपसे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।